तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं जो 1 फरवरी को पेपर हुआ है ना, शिफ्ट 1 में, उसका एनालिसिस करने के लिए आप लोगों के सामने हैं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, माई सेल्फ ए स्क्वायर सर, और मैं सीनियर फैकल्टी हूं मोशन के अंदर, और पिछले 10 साल से मैं मोशन के साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरे साथ हैं एम के सर जो कि सीनियर फैकल्टी हैं फिजिक्स की, और इनका जो एक्सपीरियंस है कम से कम 22 साल से लगातार सेवाएँ दे रहे हैं टीचिंग फील्ड में अपनी। और आज हम लोग आपके सामने जो बेसिकली जो पेपर आपका हुआ है 1 फरवरी को, उस पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो हम बताने के लिए आए हैं, और एक छोटा सा एनालिसिस ताकि आपको हेल्प मिल सके आने वाले जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट में। आपको पता है कि जेई मेन का जो सेकंड अटेम्प्ट होगा अप्रैल के अंदर, तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं, किस टॉपिक में केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक में मैथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा आप लोग अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। डेफिनेटली इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी सेकंड अटेम्प्ट को प्रिपेयर करने में। तो सर मेरे साथ एम के सर हैं। एम के सर प्लीज़ आप स्टार्ट करिए, थोड़ा सा बताइए बच्चों को कि फिजिक्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप कुछ बच्चों को एडवाइस करना चाहते हैं तो प्लीज़ सर। देखिए, फिजिक्स में मेनली 11th और 12 में करीब करीब इक्वल वेटेज है। क्लास 12 का 14 है तो क्लास 11 का 16, 14 और 16 मतलब ज़्यादा वेटेज में डिफरेंस नहीं है, मतलब करीब करीब आप मान सकते हैं इक्वल, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन के पूछे गए हैं जो 12 से भी रिलेटेड होते हैं, तो लगभग दोनों में वेटेज काफ़ी बराबर है। यहाँ पर ये देखिए कि क्लास 12 में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2 का दोनों से एक क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ हैं आपके। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, फिर कैपेसिटेंस का एक क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म का 2 क्वेश्चन है जैसा आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने करीब करीब सारे टॉपिक को टच किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक है, अल्टरनेटिंग करंट का भी एक क्वेश्चन। मतलब 12th को अगर हम देखें तो 12th का जो मोशन मेजर पोर्शन हम पढ़ाते हैं, तो अगर आपको देखोगे तो 2 और 1 और 1 4 और 2 6 और 2 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 12th में जो पूरा इलेक्ट्रो वाला पार्ट पढ़ाया जाता है उसमें से 8 क्वेश्चन हमें साफ नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है 12th वाला पार्ट जो आपको पढ़ाया जाता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे ईएमआई बोलते हैं, और एसी ऑल्टरनेट करीब करीब 8 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन टच किए, मतलब करीब करीब क्वेश्चन कहीं भी छोड़ा नहीं गया है। एक क्वेश्चन देखा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन छोड़ा है जो जनरली पूछता है, इसमें से इस बार ऐसा हुआ जनरली पूछता है। वेरी गुड, सही बात है। मॉडर्न फिजिक्स 1 2 से जनरली देखिए आपका 2 क्वेश्चन यहाँ भी दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन दोनों मिलाकर एक क्वेश्चन है, मतलब करीब अच्छा वेटेज है। हाँ, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो साले पार्ट के हो गए जनरली। वैसे मॉडर्न से मेरे ख्याल से सर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हाँ, ज्यादा आते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा, क्योंकि मॉडर्न से 3 से 4 क्वेश्चन मैंने हमेशा देखे हैं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया मुझे फिजिक्स का भी है, तो ये है। और ऑप्टिक्स का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है। हाँ, तो वो तो नॉर्मल है, जो आता है वो तो आता ही है, करेक्ट है। फिर यहाँ देखिए नॉर्मल पैटर्न वही फॉलो किया है। काइनेमेटिक्स का 2 क्वेश्चन दे दिया है। फिर देखिए एनएलएम, सर्कुलर, डब्ल्यूपी, सबसे एक क्वेश्चन टच किया। सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, सब सारा पोर्शन 11th का है। हर एक से आपका एसएचएम, वेव, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं। वेव में एक क्वेश्चन है, साउंड वेव का नहीं दिया है। तो अगर आप इसको पार्ट को कंक्लूड करेंगे तो आप देख रहा होगा एसेंशियल 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन से पूछे गए हैं। जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है ऑलमोस्ट, मतलब मैकेनिक्स और वेव मिला दें हम, ऑसिलेशन एंड वेव्स, तो 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफी वेटेज दिया है इन्होंने इस पार्ट को भी। यहाँ पर जनरली हीट से ज्यादा क्वेश्चन देता है, लेकिन अभी कम कर दिया है, एक क्वेश्चन ही दिया है हीट से। फिर थर्मल एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन है, यूनिट डायमेंशन का जनरली एक क्वेश्चन, वेक्टर कैलकुलस मिला करके एक क्वेश्चन दिया है। तो जनरली ये तो देता है, और ग्रेविटेशन एरर का छोड़ दिया है, ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन है। तो कुल मिला करके आपका 30 क्वेश्चन जो करीब करीब इक्वल वेटेज है, बहुत ज्यादा वेटेज का डिफरेंस। आप देखेंगे तो 12th क्लास का जो वेटेज रखा है इन्होंने 12th क्लास में से 14 क्वेश्चन पूछे हैं, और 11th क्लास में से देखेंगे तो 16 क्वेश्चन पूछे हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 50 से थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज रखा है इन्होंने 11th क्लास का, और 12th क्लास का जो वेटेज है थोड़ा सा 50 से कम रखा है, यानी ऑलमोस्ट सेम। लेकिन सर यूनिट डायमेंशन में मेनली 12 का भी यूज होता है कॉन्सेप्ट, तो इक्वल कॉन्सेप्ट इक्वल है, तो अपन ये कह सकते हैं कि दोनों का लगभग बराबर इन्होंने वेटेज दिया है। तो ऐसा ना सोचें कि कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार 11th वाले पोर्शन का वेटेज कम रहता है, छोड़ना नहीं है, मेनली सारा ध्यान देना है। पर सारे अच्छे से करके जाइए आप लोग, और आपके सामने सारी सिचुएशंस हैं। तो जिन लोगों के, जैसे आपने जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट दे लिया है और आपको लगता है कि यार ये पार्ट ऐसे थे जिन पे मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, या ये वो पार्ट हैं जिन पे क्वेश्चन आता भी है लेकिन मेरा वीक रह गया था, तो आपके पास टाइम है उस पार्ट को इम्प्रूव करने का, तो उस पर कोशिश करिए इम्प्रूव करने की, आगे बढ़ने की। अब हम चलेंगे केमिस्ट्री की तरफ। आई थिंक सर कुछ सजेशन देना चाहेंगे फिजिक्स में बच्चों को। मतलब फिजिक्स में तो आपको ये ध्यान देना है कि हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं को छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक को छोड़ा ही नहीं है। जनरली कभी कभी जैसे EM वेव का क्वेश्चन आता है लेकिन नहीं दिया है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि हर एक टॉपिक को टच करना है, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हर एक टॉपिक के इक्वल वेटेज करके क्वेश्चन दिए है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में थोड़ा सा मुझे थोड़ा कम आइडिया है, लेकिन फिर मैं आपके सामने थोड़ा सा केमिस्ट्री का बताता हूँ। देखिए केमिस्ट्री, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ हम जाते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री, और आपको दिख रहा होगा दोनों पार्ट रिडक्शन में आके एक ही क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा आसान टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, केमिकल काइनेटिक्स से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, तो अगर आप देखें फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, सरफेस केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इससे भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ से, तो फिजिकल केमिस्ट्री में 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। बहुत बड़ी बात है। जनरली क्या होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री से मेरा जो एक्सपीरियंस है 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत अच्छा उन्होंने वेटेज दिया है फिजिकल केमिस्ट्री को। तो ओवरऑल हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करेक्ट है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन से आ रहा है 2 क्वेश्चन, मेटलर्जी से 1 आ रहा है, पी ब्लॉक से 2 आ रहा है, और सॉल्ट एनालिसिस से 1 आ रहा है। ठीक है, यानी टोटल क्वेश्चन 6 पूछे गए हैं। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरे पास 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अपने आप में उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सीधा सा फंडा है, अगर आपको थ्योरी अच्छे से याद है तो आप आराम से टिक करके आओगे, तो 6 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगर आपको अच्छे से थ्योरी याद है बच्चे, तो 6 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए आराम से। राइट, अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ अगर मैं जाऊं तो जीओसी से उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, और आइसोमेरिज्म से भी उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। राइट, और इन तीनों को मिलाकर उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। आप सोचिए, इतने बड़े टॉपिक को मिलाकर उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे उसमें एल्किल हैलाइड हो गया, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, ग्रेनाइट रिजेंट हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, एमीन, टेस्टोफेनॉल हो गए। इन सबको मिला के 3 क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से पूछे हैं। और बाकी बायोमोलिकुल से 1 है, पॉलीमर से 1 है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 1 है। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही 2 पार्ट हम भूल गए एक्चुअली, केमिकल बॉन्डिंग और एस ब्लॉक। ठीक है, तो बहुत अच्छा वेटेज हो गया। इसका मतलब तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चन हो गए भैया। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज भैया हल्के मत लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज बहुत है। आप देख रहे हैं 9 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए हैं, ठीक है ना। और फिजिकल में 11 हैं, इनऑर्गेनिक में 9 क्वेश्चन आए हैं। डायरेक्ट टिकिंग क्वेश्चन है भैया, अगर आप ढंग से बढ़ के जाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड करूँ तो 10 क्वेश्चन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। करेक्ट। तो ओवरऑल अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो आपके सामने सारी रूपरेखा आपके सामने है। आप देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर मैं स्टूडेंट होता तो भाई मैं तो ढंग से तैयार करके जाता और केमिस्ट्री फोड़ कर आता। मतलब मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री में तो मैं कम से कम 20 से 22 तो ठीक करके आता, क्योंकि स्कोर केमिस्ट्री से ही बनता है। मैथ्स और फिजिक्स में हम 20-22 करने की सोच भी नहीं सकते, बहुत टफ कॉल हो जाता है, पर केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। राइट, तो आई थिंक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए आपके सामने है। आगे सोचिए कैसे प्लान करना है। अब मैं मूव करते हैं हम मैथ्स की तरफ, है ना। चलिए ओके, तो आइए मैथ्स की तरफ मूव करते हैं। मैथ्स तो जनरली जो प्रेडिक्शंस रहते हैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा गलत होते नहीं हैं। तो मैथ्स में जनरली जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो आते ही हैं और वो आए भी हैं। अगर मैं आपको कैलकुलस की तरफ ले जाऊं तो कैलकुलस में आप सबसे देखिए, रिलेशन इन फंक्शन में से 1 क्वेश्चन आया है, लिमिट में से 1 क्वेश्चन आया है, डिफरेंशियबिलिटी में से 1 क्वेश्चन आया है, एमओडी में से 1 आया है, इंडेफिनिट में से 1 आया है। जैसे एग्जाम हो रहा था तो जब हम प्रिपरेशन करा रहे थे तो बहुत बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि सर किसी ने यूट्यूब पे ऐसा बोला होगा कि बेटा इंडेफिनिट में से क्वेश्चन नहीं आता, तो इंडेफिनिट तैयार करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं ऐसे लोग कौन से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा ज्ञान देते हैं। मैं आपको बताऊं, इंडेफिनिट में से क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि डेफिनेट में से क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि डेफिनेट, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग मेरे लिए कि डेफिनेट में से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इंडेफिनेट में से क्वेश्चन आया है। तो अगर आप यहाँ से देखें, एक क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल में से आया है ना, एक मैक्सिमम मिनिमम में से, जो कि फिक्स है, आता ही है, हमेशा आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया है और मैंने जिस बैच में भी, सारे बैचेस में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, मैंने उसमें कई बार बोला होगा स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन से लेकर और जिस दिन मैंने खत्म किया उस दिन तक मैंने एक ही बात बोली, बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान टॉपिक है, पढ़कर जाओ, अच्छे से पढ़कर जाओ, इसमें से कम 1 तो आता है, कई बार 2 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जेई के लिए भी बहुत, ये टॉपिक जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोगों ने क्लास अटेंड की है वो जानते हैं कि ये बात मैंने कई बार क्लास में बोली है कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया। ये आपको जेई में भी फायदा देंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस में फायदा देंगे बच्चे, ये जेई में ही फायदा देंगे। तो जिन लोगों ने अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया को अच्छे से तैयार नहीं किया है, मैं उनसे बोल रहा हूँ सेकंड अटेम्प्ट के लिए बच्चों अच्छे से तैयार करो। ये वो टॉपिक हैं जिसपे क्वेश्चन ठीक ठाक आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता,
आपकी रेंज में और अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये आप, अगर मैं कैलकुलस की बात करूं तो ओवरऑल कैलकुलस को कंक्लूड किया जाए तो कैलकुलस में से भैया 5, 6 और 7 10 क्वेश्चन कैलकुलस में से आए हैं, ठीक है। कैलकुलस में से जनरली 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार 10 क्वेश्चन आए हैं तो ठीक है, मतलब अच्छा उन्होंने रखा है वेटेज इस बार कैलकुलस का। जनरली कैलकुलस का जो वेटेज रहता है वो 8 से 9 क्वेश्चन का रहता है, तो इस बार 10 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, अच्छी बात है, राइट। अब आते हैं टिक्नोमेट्री की तरफ। टिक्नोमेट्री भी मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है। टिक्नोमेट्री में से जनरली एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो कई बार 2 पूछ लेते हैं, तो टिक्नोमेट्री से उन्होंने 2 क्वेश्चन ही पूछे हैं। कई बार टिक्नोमेट्री को अवॉइड भी किया जाता है, राइट, लेकिन टिक्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप, इसका मतलब ये है कि आप टिक्नोमेट्री को भी थोड़ा अवॉइड ना करें तो अच्छा है। जेईई मेन टॉपिक से 2 पूछे गए हैं, है ना। जेईई मेन टॉपिक से कई बार 3, 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ पेपर में तो 4 से ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जेईई मेन टॉपिक्स में उन्होंने क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे हैं, हल्के से, मतलब मैं ये कहूँगा 2 क्वेश्चन ही पूछे हैं, थोड़े से कम है। जनरली 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो स्टैटिस्टिक्स का आता है, एक मैथमेटिकल रीजनिंग का भी आता है, कई बार हाइट एंड डिस्टेंस भी आता है ना। मेरे ख्याल से ये हो सकता है, पर ठीक है, ओवरऑल ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल 14 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं बात करूँ इधर साइड की, तो हम अलजेब्रा पे चलते हैं। अलजेब्रा में जो रहता है, क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन फिक्स से आता ही है, हमेशा आया है। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का आता ही है। बाइनोमियल का एक आता है। बाइनोमियल थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहता है कई बार बाइनोमियल के क्वेश्चंस कई बार एक पेपर में 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं। इवन हमने एसएनपी में भी 2-2, 3-3 क्वेश्चंस देखे हैं। तो ये तो सरप्राइजिंग रहता है, लेकिन हाँ, ये तय है कि क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा। तो ये तो पक्का रहता है कि बाइनोमियल का एक क्वेश्चन आता ही है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का आता ही है, क्वाड्रेटिक का आता ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिटर्मिनेट मैट्रिक्स की, तो डिटर्मिनेट का एक क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन आता है। हमने ये बात कई बार क्लास में बोली है, डिटर्मिनेट मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ो। 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं। आसान टॉपिक है भाई, आसान भी है, स्कोरिंग भी है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 2 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। जनरली एक आता है, तो यानी प्रोबेबिलिटी में से नहीं आया होगा, या तो प्रोबेबिलिटी में से भी एक आया है, तो दोनों मिला के 3 आए हैं, कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है, पीएनसी में से एक आता है, प्रोबेबिलिटी में से 2 आते हैं। जनरल ट्रेंड ये रहता है कि पीएनसी में से 1, प्रोबेबिलिटी में से 2। यहाँ थोड़ा उल्टा है, पीएनसी में से 2, प्रोबेबिलिटी में से 1, टोटल 3, राइट। तो अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं, पूरे अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा की अगर मैं कंक्लूड करूं, अलजेब्रा में कितने क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, तो बच्चे देख लेते हैं कितने मेरे पास आए हैं, है ना। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो 9 क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा से आए हैं। तो ऑलमोस्ट वही है जो सालों से ट्रेडिशन चला आ रहा है। जो ट्रेडिशन है वो यही रहता है कि 8 से 9 क्वेश्चन कैलकुलस से, 8 से 9 क्वेश्चन अलजेब्रा से। तो वो ट्रेडिशन वही उन्होंने फॉलो किया है, और 8 से 9 क्वेश्चन जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते हैं, सब मिला के। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ, स्ट्रेट लाइन से एक है जो आता ही है, सर्कल से एक है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला से उन्होंने 2 दिए हैं, और वेक्टर 3D से 3 दिए हैं। टोटल इन्होंने 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं। वेक्टर 3D से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये बात क्लास में कई बार बोली जा चुकी है कि वेक्टर 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करो, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। डिटर्मिनेट मैट्रिक्स बहुत अच्छे से करो, 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से 7 क्वेश्चन हमसे पूछे गए, राइट। तो अब इसको कंक्लूड करें, फाइनली मैं बता दूं आपको, तो कैलकुलस से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, अलजेब्रा से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोऑर्डिनेट वेक्टर 3D को अगर मैं काउंट करूँ, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर 3D को मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 10, 9 और 19 और 7, 7, 26, 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आए हैं और 2 क्वेश्चन जेईई मेन टॉपिक से आए हैं। ओवरऑल 30 क्वेश्चन आए हैं, ओके। तो जो लोग आगे के लिए सोच रहे हैं, एक चीज़ और आपने नोट की होगी, 12th क्लास से 19th क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादा वेटेज है 12th का, मतलब थोड़ा सा इन्होंने इस बार वेटेज बढ़ाया है। 12th क्लास का वेटेज ज़्यादा किया है इस बार इन्होंने। जनरली 12th का वेटेज और 11th का वेटेज बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता, 1-2 क्वेश्चन का फर्क रहता है, पर फिर भी, है ना, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, इस पेपर में थोड़ा फर्क नज़र आ रहा है मुझे। तो मेरी ये सलाह है आप लोगों को, जो लोग जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करने जा रहे हैं, भैया आराम से एनालिसिस करो पेपर का। आप ये देखो कि जो ट्रेडिशन चला आ रहा है वो ट्रेडिशन उन्होंने इस साल भी फॉलो किया है। क्या ट्रेडिशन फॉलो किया है कि डिटर्मिनेट मैट्रिक्स से 2-3 क्वेश्चन, है ना, अपना फिक्स वेक्टर 3D से 3 क्वेश्चन, जो उनका ट्रेडिशन जो चला आ रहा है सालों से, वो उन्होंने उसी को फॉलो किया है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन, एरिया से क्वेश्चन, मतलब वो जो क्वेश्चन देते हैं ना, ऑलमोस्ट उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर टॉपिक को तरीके से तैयार करें और कैलकुलेट करें कि अगर मेरी तैयारी मैं इस तरह से प्लान करूं कि मैं 20 क्वेश्चन मैथ्स में सोच के जाऊं, तो 20 क्वेश्चन के लिए टॉपिक सेलेक्ट करो, उसे अच्छे से तैयार करो, आपका पेपर 100% अच्छा होगा। क्लियर? तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को जो एनालिसिस है आज का समझ में आया होगा, और इस एनालिसिस का ये ओवरऑल आपका एनालिसिस था। ओवरऑल एनालिसिस अगर मैं बात करूं तो जैसे फिजिक्स में सर ने बताया, सर आप बताएंगे थोड़ा फिजिक्स में। फिजिक्स में करीब 11th और 12th का इक्वल वेटेज है, और हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ध्यान देना है हम लोग को।
मतलब सर का ये कहना है कि फिजिक्स में ऑलमोस्ट हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम किसी भी टॉपिक को थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कर सकते कि भैया तुझे कम पढ़ लूँ तुझे ज़्यादा पढ़ लूँ ना, सबको बराबर पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में आपको हमने बताया फिजिकल में 11 क्वेश्चन थे और 9 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के थे और ऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चन थे। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो जनरली टिकिंग होती है, तो आप ढंग से करोगे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के हमारे पास 19 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। और फिजिकल के 11 कितने क्वेश्चन थे सर? 11 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन फिजिकल के थे ना ओवरऑल, जो भी था तो 19 और 11 30 क्वेश्चन हमारे पास थे। तो ओवरऑल आप देखिए तो मतलब केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल भी ठीक ठाक की जाए तो आराम से 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल हैं अगर आप ढंग से करोगे, ठीक। मैथ्स का ओवरऑल मैं व्यू आपको दे चुका हूँ, है ना। तो कुल मिलाकर इस एनालिसिस को देखिए और जो पुराने एनालिसिस हैं उनको भी देखिए, फिर कंक्लूड करिए, एक चार्ट घर पे बनाइए, चार्ट घर पे बना के उसमें टॉपिक्स लिखिए, फिजिक्स के टॉपिक्स लिखिए, केमिस्ट्री के टॉपिक्स लिखिए, मैथ्स के टॉपिक्स लिखिए। और लिखने के बाद क्या करना है आपको टिक करना है कि इसमें से इस मैथ्स के इस चैप्टर में से क्वेश्चन गारंटेड आएगा, फिजिक्स के इस चैप्टर में से गारंटेड क्वेश्चन आएगा और केमिस्ट्री के, तो वो टॉपिक जिनमें से क्वेश्चन गारंटेड आ रहा है उसे हम अच्छे से तैयार करें ताकि हमारा एक बेसिक जो अच्छा स्कोर है ना वो हम ला सकें। तो थोड़ा प्लान करके चलोगे ना तो आप अच्छा करोगे, ये ध्यान रखिए। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट, और होपफुली आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, ऐसे मुझे उम्मीद है। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस आप लोग बस 11th और 12th को इक्वल वेटेज लेकर के हर एक टॉपिक को सही से ध्यान दीजिए तो फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।